नमस्कार दोस्तों, व्योम की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ कपिल जी हैं, जो व्योम ग्रुप के डायरेक्टर हैं। हमने पिछले पॉडकास्ट में भी इनसे बात की थी। आज फिर ये हमारे लिए टाइम निकाल के आए हैं अपने। और मैंने वैसे पिछले पॉडकास्ट में इंट्रोडक्शन कराया था, बट फिर भी एक बार बता दें। ये व्योम ग्रुप के डायरेक्टर हैं। इन्होंने पिछले 25 साल अपने टेलीकॉम, हेल्थ केयर और जो डिजिटल अपग्रेड सिस्टम जो इन्होंने रूरल एरिया के लिए बनाया है उसके अंदर दिया है। अपना काफ़ी अहम हिस्सा जीवन का 25 साल इन्होंने वहाँ बिताया है। और इनके एक्सपीरियंस से हमें अभी पिछले पॉडकास्ट में भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आशा है इस बार भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कपिल जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। स्वागत है। और हम शुरू करते हैं अपनी पॉडकास्ट के पहले सवाल से कि इंडिया के अंदर कैस ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज अभी हैं और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हमें अपने अंदर लानी चाहिए, ताकि हम चाइना और आने वाले समय में जितने डेवलप्ड नेशन में हैं, डेवलप्ड नेशंस ऑलरेडी हैं, उस लिस्ट में अपने आप को भी डेवलप्ड नेशन घोषित कर सकें, जो अभी हम डेवलपिंग नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर मैं व्योम की पाठशाला का जो धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसी सीरीज शुरू की है, खाली मुझको ही नहीं बहुत सारे अदर साइंटिस्ट्स को भी बुलाने की आपने एक आज मुझे लिस्ट बताई, तो बहुत अच्छा है। शायद साइंस जो रूरल में काम कर रहे हैं ऐसे कुछ संस्थान, बाकी कुछ और संस्थान के लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो आई एम सल्यूटिंग टू व्योम की पाठशाला। बहुत बहुत सल्यूट है सर आपको, क्योंकि यू आर डूइंग ए वेरी गुड जॉब। जो क्वेश्चन है कि विकसित भारत, विकासशील भारत, ये चीज़ें तो बाद में होंगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है क्या इकोनॉमी विकसित होने के बाद हम विकसित हो पाएंगे। यदि हमारी विकसित इकोनॉमी भी हो गई तो क्या हम भारत को विकसित कह पाएंगे? क्या हम आज़ाद हुए इतने दिन हो गए, क्या हम आज़ाद हो पाए? हम अभी उन्हीं पुरानी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो कानून हमारा पुराना था, हमारी सारी चीज़ अभी पुरानी थी। टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट करते हैं और कर रहे थे, तो शिक्षा हमारी अपनी नहीं थी। तो ये एक अहम सवाल है कि इकोनॉमी विकसित होने से क्या भारत विकसित होगा? हाँ, भारत विकसित होगा, इकोनॉमी विकसित होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन भारत विकसित तब होगा जब उस विकसित भारत का फायदा एक गांव के लास्ट माइल पे बैठे हुए आदमी तक जाएगा। और यही एक विकसित भारत की परिभाषा है, और यही एक विकसित भारत की परिकल्पना है कि जो लास्ट व्यक्ति है उस तक चीज़ें पहुँचे, और पहुँची हैं। शायद मोबाइल बहुत लोगों तक कवर कर चुके हैं हम लोग। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज के समय में मोबाइल होने से व्यवसाय हो रहा है, मोबाइल पे व्यवसाय हो रहा है, मोबाइल से व्यवसाय हो रहा है, और मोबाइल के कारण व्यवसाय हो रहा है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। चाहे गांव का अनपढ़ आदमी भी हो, वो आज के समय में एक फ़ोन उठा के बात कर लेता है। तो क्या अनपढ़ आदमी, मैं अनपढ़ आदमी की बात कर रहा हूँ जिसको कुछ नहीं आता, जिसको सिग्नेचर भी करना नहीं आता है, बट वो मोबाइल का यूज़ कर रहा है। टेक्नोलॉजी हमेशा ड्रिवन कंट्रीज रहे, जो टेक्नोलॉजी में जितना अपग्रेडेड रहेगा वो ही जंग जीतता है। टेक्नोलॉजी में जो अपग्रेडेड रहता है वो ही इकोनॉमी में स्ट्रांग होता है। टेक्नोलॉजी में जो आगे रहता है वही इस दुनिया पे राज करता है। वाई अमेरिका, वाई रसिया, वाई इसराइल, छोटा सा कंट्री, वाई जापान, वाई चाइना, ये सब हमसे पीछे थे। चाइना तो हमसे बहुत पीछे था जब आज़ाद हुए थे हम, तो चाइना हमसे बहुत पीछे था। जापान हमसे बहुत पीछे था। देश के अदर 20, पूरे वर्ल्ड के 20 से ऐसे कंट्रीज थे जो भारत से बहुत पीछे थे, और आज वो विकसित कंट्रीज की लिस्ट में हैं, और हम अभी विकासशील पे हैं। तो अंतिम छोर तक जाए विकास, ये हमारी भावना होनी चाहिए। और इसके लिए जो आपने टेक्नोलॉजी पूछा था कि क्या टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, तो मैं बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ जो गांव के स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, कम से कम बच्चों को आईटी का उपयोग करना आना चाहिए। आईटी मतलब उनको अपनी खुद मेल बनानी आनी चाहिए, उनको कैसे गूगलेबल होया जाता है उसके बारे में पता होनी चाहिए, कैसे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिजिटल रेवोल्यूशन का इफेक्ट है उसको उनको पता होना चाहिए। बैंकिंग सिस्टम मोबाइल पे है, उनकी नौकरियां मोबाइल पे हैं, स्किल मोबाइल पे है,
सारी पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में रहती है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, लेकिन आईटी की नॉलेज ही नहीं है। मैं नहीं कहता कंप्यूटर की नॉलेज हो, वो हो या ना हो, होनी चाहिए आज के समय में, लेकिन मोबाइल भी एक कंप्यूटर हो चुका है आज के समय में, तो उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पता होनी चाहिए। लेकिन भारत के एक षड्यंत्र के तहत भारत के बच्चों को मोबाइल में सिर्फ रील्स, सोशल मीडिया, इस पे समय बिताना आया है। अभी मैं जब पूरे गाँव के सर्वे करने गया टीयर 2 सिटीज़ में, तो मैंने देखा बच्चों को नहीं पता है कि डिजी लॉकर क्या होता है, बच्चों को नहीं पता है कि मेल कैसे बनाई जाती है। बस बच्चे रील्स देखते हैं पूरे दिन, उसको अप एंड डाउन स्क्रॉलिंग में लगे रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इससे हमें बचना चाहिए। यदि हमें मोबाइल और सोशल मीडिया भी यूज़ करना है तो स्किलिंग में यूज़ करें। और ये व्योम की पाठशाला को मैं धन्यवाद करूंगा कि इस क्षेत्र में उन्होंने आगे बढ़े। हाँ, लेकिन ये आगे तभी बढ़ा जाएगा जब देश और शहर, गांव शहर देश और सब बाउंड्रीज को तोड़ते हुए स्किल की एक क्रांति, जैसे कहते हैं ना, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर वाइट रेवोल्यूशन आया, डेयरी डेयरी का आया, पहले एग्रीकल्चर का आया। नाउ वी रिक्वायर ए रेवोल्यूशन ऑफ स्किल रेवोल्यूशन। तो स्किल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, और वो व्योम की पाठशाला जैसे और एनएसडीसी, स्किल इंडिया जैसे संस्थान, और भी बहुत सारे व्योम से भी बहुत अच्छा काम करने वाले संस्थान, सभी को एकजुट होकर एक भारत के लिए काम करना पड़ेगा, एक इंडिया के लिए, एक नेशन के लिए काम करना पड़ेगा। यदि हमको रील्स बनाएं या यदि हम कोई स्किल के कोर्सेज बनाएं तो हमें इंटीग्रेट होकर काम करना पड़ेगा, यानी कि हमें केवल व्योम का देखना है, व्योम की पाठशाला का देखना है, फिजिक्स वाला देखना है, एनएसडीसी देखना है, स्किल इंडिया देखना है, नहीं। हमको एक भारत देखना है, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दे कि 6 से 9th क्लास तक का एक आईटी स्ट्रक्चर हो, 9 से 12th का एक स्ट्रक्चर हम लोग व्योम की पाठशाला में लॉन्च कर रहे हैं, और 12th से और डिप्लोमा और बीटेक इसके लिए अलग है, उसके बाद एमटेक और पीएचडी। चौथा हमारा है स्टार्टअप्स के लिए, गांव के स्टार्टअप्स के लिए अलग है, लघु उद्योग के लिए अलग है, टीयर 2 के लिए अलग है, और अर्बन सिटीज़ के लिए अलग है, अर्बन में भी मेट्रो सिटीज़ के लिए अलग है। तो ये हमने डिफाइन किया है आफ्टर सर्वे। मेरा जो 25 साल का करियर रहा है, पूरे भारत की एक एक गली में जाने का मौका मिला, छोटे से छोटे गली के अंदर, बड़े से बड़े मॉल के अंदर, बिजनेस को बहुत तरीके से देखा है। एक छोटी सी टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन कितने करोड़ नौकरियां दे सकता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब कभी टेलीकॉम सेक्टर नहीं था, फ़ोन नहीं था, तो नौकरियां आप देख सकते हैं, टेलीफोन आया तो लाखों नौकरियों से ज़्यादा ले आया। ब्रॉडकास्टिंग एफएम नहीं था तो नहीं था, आज आया तो उसमें भी हज़ारों नौकरियां। केबल टीवी के अंदर एनालॉग चलता था, नौकरियां थी जितनी थी, लेकिन जैसे ही डिजिटल आया तो सेट टॉप बॉक्स और इंस्टॉलेशन का आया, डीटीएच आया, फिर एक आया। टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैंने बताया पूरे देश को, पूरी दुनिया को, जो टेक्नोलॉजी में अपडेटेड रहता है, जिसको स्किल स्किल पता होती है, वही आगे जा पाता है। अब भारत जा रहा है एग्री टेक में और डिफेंस में। हमारी ब्रह्मोस लखनऊ के अंदर बनना शुरू हो गया है, रेडार इंडिया में बन रहा है, लिडार इंडिया में बन रहा है। आपने पूछा क्या टेक्नोलॉजी, हाँ, वार का एक बहुत बड़ा खतरा था, और अभी बहुत सारे आप देखेंगे वीडियोस की दुनिया खत्म हो जाएगी, वॉर हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो हो जाएगा। मैं नेगेटिविटी में नहीं जाता, हमें वॉर में भी अपॉर्चुनिटी देखनी है। शायद वॉर में, इंडिया पाकिस्तान वॉर में हमने एक मार्केट निकाल लिया है। मैं धन्यवाद दूंगा भारत की डिफेंस एकेडमी को, जिन्होंने इस वॉर के अंदर ब्रह्मोस नामक मिसाइल का मार्केट पूरी दुनिया को दे दिया है। और आज के समय में भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट अदर कंट्रीज़ में, शायद चाइना का नहीं ले रहे हैं, इंडिया का ब्रह्मोस पे बिलीव कर रहे हैं। यही एक कारण था कि इंडिया पाकिस्तान वॉर को भी हमने मार्केट के अंदर यूज़ किया है, और शायद यही एक कारण है जो हम पे सैंक्शंस लग रहे हैं। शायद यही एक कारण है कि हमें परेशान पूरा विश्व कर रहा है, क्योंकि लगता है तो वही भारत है जिसको विकासशील रहना था, ये विकसित कैसे होने लगा है। तो हम लोग तो खाली बात करने वालों में से जाने जाते थे, काम करने वालों में से, शायद क्योंकि भारत को लगता था कि बस इनको भाषण देना आता है, काम नहीं करना आता है। क्योंकि हम लोग छोटी से छोटी चीज़ इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, निर्यात हम करते ही नहीं थे। तो लेकिन उस समय की मजबूरियां थी। आज
वैश्विक परिस्थिति ऐसी है कि हम लोगों को, यदि आज भारत कुछ नहीं कर पाया तो आने वाले 100 साल में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। ये 5 साल भारत के लिए बहुत क्रूशियल है, और आने वाले 20 साल के अंदर यदि भारत आगे चला गया तो बहुत आगे जाएगा, और यदि नीचे गया तो फिर कभी आगे नहीं जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है, एक मिडिल टाइम है, जहाँ पूरी दुनिया वर्चस्व की लड़ाई पे लड़ रही है और हर तरफ युद्ध है। और वो युद्ध किस लिए है? वर्चस्व की लड़ाई में। अब से पहला ऐसे नहीं हुआ था, और शायद ये 5-10 साल में जो कुछ होना है वो हो जाएगा, उसके बाद भी नहीं होगा। तो यही हमें समय है कि हमें सबसे ज़्यादा सस्टेन होके निकलना है, सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। जो सैंक्शंस लग रहे हैं, जो कुछ काम हो रहा है, उसको कैसे हम उस मिथ को कैसे तोड़ सकते हैं। एग्रीकल्चर है, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग हैं, स्टार्टअप्स है, डिफेंस के अंदर स्टार्टअप्स कहिए। जब आप डिफेंस के प्रोडक्ट्स को बाहर, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाइए, छोटे छोटे गांव के अंदर प्रोडक्ट्स लॉन्च कीजिए। हमने लाखों बच्चों को ट्रेनिंग दी एंटरप्रेन्योरशिप पे, और आज के समय में वो डिजिटल रिवॉल्यूशन को यूज़ करके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आपका जैम, और बहुत सारी साइट्स के अंदर मीशो, और बहुत सारे जितने ई कॉमर्स पोर्टल हैं उसको यूज़ कर रहे हैं। गांव से लोग सामान बना के बेच रहे हैं साहब। ये टेक्नोलॉजी का यूज़ है। और लेकिन एक वो भी गांव मैंने अभी देखे हैं भारत के, अभी 50% गांव ऐसे, 50% जो मैंने खुद सर्वे किया है, जहां बच्चों को मोबाइल देखना आता है पर मोबाइल का यूज़ करना नहीं आता है। तो ये अभी बहुत हम पिछड़े हुए हैं, और इन्हीं चीज़ों में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा आपने ये बताया कि हमें क्या क्या स्किल्स और क्या अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने चाहिए। तो मेरा अगला सवाल उसी से लेकर है कि हमारा जो इस समय का एजुकेशन सिस्टम है, जहां हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, बच्चों को हम केवल एग्ज़ाम्स के अंदर उसकी तैयारियां और उन सब चीज़ों के अंदर लगा देते हैं। हम उनकी स्किल्स जो हैं उन्हें एनहेंस करने का सोचते ही नहीं। इवन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देखता हूँ काफ़ी, इवन आपने पिछली बार जब आए तब बताया और अभी भी बता रहे थे पॉडकास्ट से पहले, कि जो एजुकेशनल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं या कोई स्कूल्स हैं, वो अपने पर्टिकुलर एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो कराते हैं बट आपको इंडस्ट्री लेवल स्किल्स नहीं देते जिनकी आपको लाइफ में एक्चुअली ज़रूरत है। तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है? देखिए, हम सब लोग ये मानते हैं कि सरकारी नौकरियां हैं, और 140 करोड़ जनता में 100 करोड़ नौकरियां नहीं हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हो सकती हैं। यदि आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको स्वरोजगार की तरफ जाना पड़ेगा। स्वरोजगार का प्रशिक्षण 6th क्लास से हमने व्योम की पाठशाला में शुरू कर दिया है, 6 से लेके 9 तक, 9 से लेके 12th, 12th से ग्रेजुएशन, बीटेक, एमटेक, पीएचडी। उसके अलावा रूरल के लिए अलग, टीयर 2 सिटीज़ के लिए अलग सिलेबस है, अर्बन के लिए अलग, और मेट्रो सिटीज़ के लिए अलग सिलेबस है, क्योंकि सबका क्राइटेरिया अलग है, सबकी नीड अलग है। तो ये सब चीज़ों को प्रोवाइड व्योम की पाठशाला ने अपने आईटी कोर्सेज के अंदर शुरू कर दिया है, जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं। मैं सब बच्चों से बोलूँगा कि आप SIDH सिद्ध पोर्टल, जो भारत सरकार की स्किल इंडिया का पोर्टल है, उसको डाउनलोड करें। उसमें बहुत सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल के कोर्सेज मिल जाएंगे। ब्यूटिशियन से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना, आईटी कोर्सेज भी अवेलेबल है। लेकिन पर्टिकुलर उस लेवल पे नहीं है, जैसे मैं बता रहा था कि रूरल के लिए क्या है, टीयर 2 के, उसके लिए आपको व्योम की पाठशाला जैसे जो संस्थान है उनके साथ जुड़ना होगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वो लोग इनसे लाभान्वित ऑनलाइन फ्री में होना शुरू हो जाएंगे। तो आपके चैनल को मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने सुविधा उपलब्ध कराई है, और मैं लोगों से बोलूंगा कि जो बच्चे, जिन लोगों को अपने स्तर में जानकारी लेनी है, वो एनरोल करें इसमें जाके। और सबसे बड़ी चीज़ जो डिफेंस की या अदर इक्विपमेंट्स की आपने पूछा, वो मैंने आपको बताया कि पहले हम लिडार और लिडार, लिडार तो खैर अभी न्यूली लॉन्च है, और लिडार का ज़रूरत क्या है मैं बताना चाहूँगा कि जो बायोकेमिकल और केमिकल वेपन्स यूज़ होंगे उसमें सबसे ज़्यादा लिडार ही यूज़ आने वाला है।
आपको जो कोरोना जैसे वायरस, अदर वायरस हवा से पानी से उसको बचाने के लिए भारत सरकार और अन्य कंट्रीज और डिफेंस इसमें काम कर रही है। साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ आपने पूछा कि यूनिवर्सिटीज़ में गैप है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं मोस्टली दे आर, मतलब मैं ये लाइन बोलूँगा तो शायद क्या हो जाए, लेकिन आपने पूछा है तो मैं जवाब दूंगा। नाउ दे आर बिजनेस कल्चर, और नाउ दे आर डूइंग एजुकेशन एज अ बिजनेस पार्ट। उनको एजुकेशन अब बिजनेस की तरह यूज़ कर रहे हैं। दैट्स वाई कि उनको स्किल से नहीं लेना है, और स्किल जैसी चीज़ें वहाँ तक नहीं जा रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें बस ये दिखाना है बोर्ड पे लिख के कि इतने परसेंट आ गया है तो हमारा आ जाएगा आगे। जो अच्छे कुछ कॉलेजेस हैं स्कूल्स लेवल पे, वो स्किल पे काम कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बहुत मैंने हालत एकदम जिसको खस्ता हाल देखा है रूरल के अंदर खासकर, उनको यही नहीं पता है क्या होता है ये चीज़ें, और बच्चे बस लगे हुए हैं कि अभी ये याद करना है, अभी वो याद करना है, और सब चीज़ें चल रही हैं। कम से कम आईटी का बेसिक कोर्स 6 क्लास से सबको आना चाहिए। बैंक कैसे यूज़ करना है, टिकट कैसे बुक करने हैं, ये बेसिक, कम से कम बेसिक नीड्स हम मोबाइल पे कैसे पूरी कर सकते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। और मुझे लगता है एक प्राइमरी टीचर की भी सैलरी अच्छी होती है, तो मोबाइल तो उसके पास निश्चित होता है, वो अपने मोबाइल से भी सिखा सकता है। तो आज के समय में जो लोग दावा करते हैं कि साहब सरकार नहीं पहुंची है, तो आप पहुँचे। यदि आप के पास 70,000 रुपये महीना की सैलरी है, 50,000 की सैलरी है, और आप फ़ोन यूज कर रहे हैं, तो उसी फ़ोन से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। 20 बच्चों की क्लास होती है प्राइमरी के अंदर, और 6 क्लास के ऊपर भी 30-30 बच्चों की क्लास होती है। यदि आप 5-5 बच्चों को एक एक दिन में छोटी छोटी चीज़ें सिखाएंगे तो आप चले जाएंगे। और मेरा मानना है कि स्किल का एक ऐसा सेक्टर है, मैंने बताया पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर वाइट रेवोल्यूशन आया, अब स्किल का रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। और यदि स्किल रेवोल्यूशन नहीं आएगा तो आप लिख लीजिएगा, भारत आर्थिक रूप में विकसित हो सकता है, कागजों में विकसित हो सकता है, लेकिन भारत विकसित नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत स्किल रेवोल्यूशन की है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को काम करना चाहिए। मुझे लग रहा है अभी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस और स्कूल्स कुछ ही हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ बाकी वो सिलेबस ही पूरा करते हैं, और फिर एक अनस्किल्ड मैन पावर को बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद इट्स अ वेरी, मतलब जो इतनी बड़ी सिरदर्दी हो जाती है। किसके लिए सिरदर्द होता है? वो समाज के लिए, खुद के लिए। बच्चे सुसाइड कर लेते हैं कि साहब स्टार्टअप किया वो नहीं चला, जॉब मिली तो वो नहीं मिली। स्टार्टअप क्यों नहीं चला? उसमें यूनिवर्सिटी की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जब सरकार ने और जब पहले इसको लॉन्च किया गया तो विदाउट ईडीपी प्रोग्राम स्टार्टअप्स को लॉन्च कर दिया गया। तो जब स्टार्टअप लॉन्च हुआ उस टाइम अच्छा किया, लॉन्च किया, कम से कम आगे उसके अंदर सुधार हो पाए। अब सरकार ने सुनिश्चित किया है कि पहले आप ईडीपी कोर्स करें, उसके बाद आप स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बताया आंसर। और हम जैसे कि देख पा रहे हैं, अभी आपने व्योम की पाठशाला चैनल के लिए डेली एक मॉर्निंग मंत्रा भी आपने चालू किया है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालते हैं और हमारे ऑडियंस को काफ़ी सपोर्टिव और एजुकेशनल मटेरियल दे देते हैं। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि जो वॉर जोन्स या वॉर सिचुएशंस के थ्रू इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, उसका इकोनॉमिकली हमारे देश के ऊपर और हमारे देश के स्टार्टअप्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? क्या हमें ऐसी नई चीज़ें अडेप्ट करनी चाहिए कि हम ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर सकें, अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकें? एंड जैसा आपने बोला इंडिया फर्स्ट, तो वो हम किस प्रकार से कर पाए? देखिए, मैं आपसे पहले पर इस पॉडकास्ट से पहले मैंने बोला था कि मुझे ना ट्रम्प को सब गाली देते हैं, लेकिन ट्रम्प की एक लाइन मुझे बहुत पसंद है। ट्रम्प की नहीं कहता हूँ कि पसंद है कि नहीं, पर उनकी एक लाइन बहुत मुझे पसंद आई, और शायद इस बार जो वो इलेक्शंस विन किया था इसी लाइन पे किया था, अमेरिका फर्स्ट। शायद गांव का एक अंतिम छोर का व्यक्ति, पक्ष के और विपक्ष के सारे नेता, एक आम भारतीय, सबसे पहले वी आर इंडियंस, हम लोग भारतीय हैं, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। और हमें बचना होगा
वार जोन और विकसित भारत में आगे ले जाने से, तोड़ने वाली राजनीति से, चाहे वो धर्म के नाम पे है, जाति के नाम पे है, चाहे वो संप्रदाय के नाम पे है, चाहे वो लैंग्वेज के नाम पे है, चाहे वो अपने अपने राज्यों के नाम पे है। यदि हम बोलेंगे कि यूपी अच्छा है, दिल्ली बेकार है, हम कहेंगे दिल्ली अच्छा है, राजस्थान बेकार है, तो काम कैसे चल पाएगा? यदि हम बोलेंगे हिंदू हूँ मैं, मुस्लिम हूँ, तो सबसे पहले हमें अमेरिका की सब बुराई करते हैं। हम सोचते हैं अंग्रेज ने हम पे इतने साल राज किया, क्यों किया? दिट इज माई क्वेश्चन, क्यों किया? उनके पास आपके घर को लूटने को कब आता है? जब आपका घर मालदार हो। भारत इज ए वेरी रिच, सोने की चिड़िया भाई। मुगलों ने देखा, अंग्रेजों ने देखा, इतने दिन लूटा फिर भी सोने की चिड़िया थी, लेकिन हम पे धारण करने की शक्ति नहीं थी। आज सुबह का मॉर्निंग मंत्रा, धारण शक्ति नहीं थी। हमको पता ही नहीं था कि बस काम करे जा रहे हैं, पैसा कमाने का जुनून था। तो इसको धारण कैसे करा जा सकता है? स्किल्ड मैन पावर थी हमारे पास। अंग्रेजों ने देखा यदि इनके पास स्किल रहेगी तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन्होंने हमारी एजुकेशन सिस्टम को ही बेकार कर दिया, स्किल ही निकाल दी। हमारे एजुकेशन सिस्टम से अंग्रेजों ने केवल स्किल को हटा दिया। तो जो हर गांव के अंदर एक हर व्यवसायी होता था, हर गांव के अंदर, मैं जब छोटा था तो नहीं, हमारे पिताजी के पिताजी बताते थे, मेरे दादाजी, कि गांव में किसी व्यक्ति के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, गांव के किसी व्यक्ति के पास व्यवसाय की कमी नहीं थी। हर व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्टेड था, हर व्यक्ति अपने गांव की समस्या खुद ही निपटा देता था। उसको बर्तन चाहिए तो वहीं मिल जाएंगे, वो बनाता था। उसको खाने की पत्तल चाहिए तो वहीं बनती थी, पहले पत्तल पे खाना खा लेते थे लोग, और पत्तल गांव के अंदर ही बनाने वाले होते थे। कपड़े प्रेस करके होते थे, वो वहीं से। आज भी ऐसी चलता है शहर में, लेकिन गांव का मैं पहले व्यवस्था बता रहा हूँ। गांव के अंदर सब लोग थे, एक व्यवसाय का पूरा एक ढांचा था। उन्होंने देखा इनके हर बच्चे को स्किल आती है, हर गांव के हर बच्चे को स्किल आती थी, खेती की स्किल आती थी, सब चीज की स्किल आती थी। तो उन्होंने स्किल को हटा दिया और हमें एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की तरफ मोड़ दिया जो हमें गुलाम करने वाला था। यही भारत आजाद होने के बाद आज तक गुलाम रहा है। और मैं बोलूंगा कि यदि ग्रीन और वाइट रेवोल्यूशन के बाद यदि स्किल रेवोल्यूशन नहीं आया तो भारत आगे भी गुलाम रहेगा, चाहे युग बदल जाए, चाहे कुछ भी बदल जाए, क्योंकि जब तक भारत की वो स्किल नहीं आएगी जिससे वो सोने की चिड़िया था, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्किल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जरूर होनी चाहिए। सरकारी कॉलेजेस की मैंने हालत बताई आपको। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज भी इसको बिजनेस को ना लेके भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट लेके काम करें। सबको मिलके काम करना है। लैब्स बन जाती हैं, उसकी मार्केटिंग होती रहती हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो काम कैसे हो, इसके लिए अभी जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से हम लोग, पहले मैंने खुद स्टार्टअप किया, क्योंकि तब आप बोल सकते हैं कि व्यवसाय कैसे करना है, नौकरी कैसे करनी है। मैंने 4 साल गवर्नमेंट के साथ किया, उसके बाद कॉरपोरेट में काम किया, फिर एमएनसी में काम किया, फिर खुद का स्टार्टअप किया। तो दैट्स वाई जो चीज़ें निकलती हैं वो अंदर से निकलती हैं। मैं कहीं से कोई, मैं पढ़ के नहीं आता हूँ कोई बुक वगैरह, रिसर्च नहीं करे। इस जिंदगी की एक बहुत बड़ी किताब है। जो आदमी ने जिस काम को किया होता है वो पता होती है। तो 4 जगह काम किया है, चारों जगह पता है क्या क्या कमियां हैं। भारत के हर गली हर मोहल्ले में घूमा हूं। नौकरी से ईश्वर की देन रही कि ऐसी नौकरियां मिली कि हर गली मोहल्ले में घूमने का, टेक्नोलॉजी में कैसे इंट्रोड्यूस करना है। भारत के दो, मैंने बताया, जो टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग के अंदर हमने ऑडिट किया, मेट्रो सिटीज़ में किया, फिर मेट्रो के बाद जिस कंपनी में गया तो हर गली मोहल्ले में करना पड़ा कि जो डिजिटलाइजेशन है वो गांव तक कैसे पहुंचे, हर गली कूचे तक कैसे पहुंचे। इसी में हमें अभी और ज़रूरत है। मेरा अपना मानना है कि 4 सेक्टर्स के अंदर हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। स्किल सेक्टर्स के अंदर, स्किल सेक्टर के अंदर अभी 1 से 1.5 करोड़ नौकरियां भारत के अंदर मिल सकती हैं। 1 to 1.5 करोड़ जॉब्स अवेलेबल हैं। हेल्थ सेक्टर के अंदर 40 से 50 करोड़ जॉब, 40 से 50 लाख जॉब अभी हम निकाल सकते हैं, जो हम आगे काम कर सकते हैं डिजिटलाइजेशन के अंदर। और हेल्थ सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और भारत उस पर ध्यान दे रहा है।
तो ये कुछ ऐसे व्यवसाय हैं, इसको व्यवसाय मानिए ना, आपको हेल्थ का सेक्टर चाहिए, आयुर्वेद चाहिए, योगा चाहिए, आया ना। जो भारत के अपने कंडीशंस थे, जो भारत की अपनी प्रणाली थी, जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती, ये सब चीज आई, और इसी पे हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तो हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना है। हम ब्रह्मोस बना सकते हैं, हम रेडार बना सकते हैं, हम लिडार बना सकते हैं, हम बना नहीं सकते, हम बाहर बेच सकते हैं। और शायद यही एक दर्द है सब लोगों को, कि भारत तो केवल बोलने वाला देश था, कि भारत तो केवल आयात करता था, भारत तो हमारे लिए बाजार था। लेकिन आज भारत बाहर बेच रहा है सामान, आज भारत की ब्रह्मोस बाहर जा रही है, आज भारत का रडार बाहर जा रहा है, आज भारत की लिडार्स बाहर जा रहे हैं। जो बाहर, जो लिडार सिस्टम है, जो केमिकल और बायोकेमिकल अटैक को पहले ही प्रिवेंट कर देता है, वो जो बाहर 2 करोड़ की मशीनें हैं, 1.5 करोड़ की मशीन है, वो भारत में 21 लाख, 20 लाख में जा रहा है। तो व्हाट इज दैट? दैट इज द रियल फैक्ट ऑफ, ये जितना आपके पास सैंक्शंस लग रहे हैं, हम लोगों को तैयार रहना है, कमर कस के तैयार रहना है। 140 करोड़ हैं, हम सब भारतीय हैं। यदि ट्रम्प कह सकता है अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन कह सकते हैं अमेरिकन फर्स्ट, ये जापानीज कह सकते हैं जापानीज फर्स्ट, चाइना कह सकता है चाइना फर्स्ट, देन व्हाई वी नॉट? गांव के बच्चे से लेके, और पक्ष विपक्ष के नेताओं से लेके, डिफेंस से लेके, जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, एमएनसी हैं, सबको एज ए भारत काम करना है। वी हैव टू मेक इंडिया फर्स्ट। भारतीय हैं हम लोग, ये ध्यान रखिए। और जो सबसे ज़्यादा षड्यंत्र रचा जाएगा, वो भारत की अंदरूनी व्यवस्था को खराब करने का, धर्म के नाम पे तोड़ने का, भाषा के नाम पे तोड़ने पे, राज्यों के नाम पे तोड़ने पे काम होगा, जाति के नाम पे तोड़ने पे काम होगा। इससे हमें बचना है। और जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं हमारे, उन पे काम करना है। अभी लाखों बच्चों को हमने लाभान्वित किया है। ईडीपी प्रोग्राम्स हमने बताया कि 6 to 7, 6 से लेके और पीएचडी तक हमने लॉन्च किए हैं। गांव के लिए अलग हैं, शहर के लिए अलग हैं, मेट्रो सिटीज़ के लिए अलग हैं। तो जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है वो हमने किया है स्टार्ट। आप कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। और जो सिद्ध पोर्टल है, सिद्ध पोर्टल भारत सरकार का पोर्टल है, उससे भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। और व्योम से अच्छे, और व्योम जैसे बहुत बहुत अदर संस्थान से, उनके साथ भी, क्योंकि मैंने बताया स्किल रिवॉल्यूशन होगा, तो मैं और आप नहीं, सभी को रिवॉल्यूशन करना होगा। बहुत अच्छा आपने बताया किस प्रकार एजुकेशनल सिस्टम्स हमारे, किस प्रकार इंडियन के, एज अ इंडियन हमें सोचना चाहिए, चाहे हम इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, चाहे एमएनसी कंपनीज हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्टर है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। भारत को एकजुट होकर अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अभी मैं कुछ दिनों पहले एक डीआरडीओ के साइंटिस्ट से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि डीआरडीओ के अंदर एक गाइडलाइन बनी है कि डीआरडीओ अपना फर्स्ट जो रिसर्च होगी, उसके बाद उसका जो सेकंड मॉडल होगा, वो अपने कॉरपोरेट्स या स्टार्टअप्स को देगा आफ्टर टीओटी ट्रेनिंग्स। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार? खाली डिफेंस सेक्टर नहीं, टेलीकॉम सेक्टर भी काम कर रहा है। रेलवे को आप भूल गए, रेलवे एक बहुत बड़ा सेक्टर है बिजनेस के लिए। रेलवे बहुत बड़ा है, टेलीकॉम बहुत बड़ा है, और अभी डिफेंस बहुत बड़ा है, एग्रीटेक बहुत बड़ा है। ये 4 ऐसे सेक्टर्स हैं, और स्किल सेक्टर, ये इन 5 सेक्टर में 5 स्तंभ हैं, मैं मानता हूँ। इसमें ही हमें काम करना है। चाहे हमारे ऊपर 200% कोई सैंक्शन लगा दे, हमें कोई हरा नहीं सकता है। हमारे पास ये 5 स्तंभ हैं। हमारे पास अपनी रेल है, हमारे पास अपना एजुकेशन है, हमारे पास अपनी स्किल है, हमारे पास अपना डिफेंस है, और हमारे पास अपना एग्री टेक प्रोडक्ट्स हैं। करिए ना, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने जो पहले स्टार्टअप लॉन्च किए थे, वैसे नहीं कर रहे हैं, अब इनको कंसोर्टियम बेसिस पे कर रहे हैं। एक समूह बना रहे हैं, वो प्रॉब्लम दे रहे हैं, प्रॉब्लम खुद दे रहे हैं, आप समाधान दीजिए, और अकेले मत दीजिए, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। यही चीज मैं समझाता हूँ। पहले जो हमने बहुत एक काम कर दिया कि सबको स्टार्टअप खोलना है, 90% स्टार्टअप फेल हो गए। दैट इज अ रियल फैक्ट। वाई? क्योंकि अभी एक्सपीरियंस तो था नहीं। तो जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, चाहे वो कॉरपोरेट हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, मेंटोर्स हैं, और गवर्नमेंट है, और एकेडमिया है, 5 लोगों को मिलके एक स्टार्टअप बनता है साहब। और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो लोग जिस चीज में एक्सपर्ट हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलके कंसोर्डियम में काम करते हैं, तब एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व होती है। तो इसी चीज में हमें आगे बढ़ना होगा। और सबसे बड़ा खासियत यह है कि चीज शुरू होगी। अभी समृद्ध विलेज, समृद्ध गांव प्रोग्राम टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है।
इसके अंदर एक ही छत के नीचे हेल्थ, एजुकेशन, स्किल और ड्रोन उड़ाने से लेके हेल्थ की स्किल से लेके सारी सुविधाएं दे रहे हैं। उसके अंदर स्टार्टअप्स को कनेक्ट किया है, मिनिस्ट्रीज को कनेक्ट किया है, एमएनसीज को कनेक्ट किया है, कॉरपोरेट्स को कनेक्ट किया है, भारत सरकार और राज्य सरकार, डीएम तक उसके अंदर शामिल है। और मैं कहता हूँ कि यदि भारत को सुधरना है, भारत को विकसित करना है, तो जो जिला जज है, जिसको आप डीएम कहते हैं, मिनिस्ट्रीज से लेके सारी सुविधाएं वो हर स्कूल और हर कॉलेज में पहुंचा सकता है। और मैं भारत सरकार और राज्य सरकारों से अपील करूंगा, एनएसडीसी, स्किल इंडिया से भी, कि जो व्योम की पाठशाला ने जितने कोर्सेस बहुत 20 से 25 साल की रिसर्च के बाद लॉन्च किए हैं, बाकी और लोगों ने भी किए हैं, सिद्ध पोर्टल पे भी इसको कनेक्ट करें और हर स्कूल के लिए अवेलेबल हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो। और कॉरपोरेट से तो मैं बोलूँगा कि वो कॉरपोरेट जो सीएसआर है वो स्किल पे अब बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि स्किल की ही ज़रूरत है। यदि आदमी स्किल्ड होगा तो वो बीमारी से भी बचेगा, वो पढ़ भी लेगा, वो कमा भी लेगा। मैंने बताया, अब गाँव की बच्चे मोबाइल से कमा रही हैं साहब, अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं, मोबाइल से बेच देती हैं, फ्लिपकार्ट पे बेच देती हैं, अमेजोन पे बेच देती हैं। गांव के अंदर अब जो गांव की बच्चियां थी वो विदेश में बेच रही हैं खुद से। तो बहुत कुछ चीज़ें बदल गई हैं, चीज़ें बदल रही हैं, बदलेंगी। रेलवे में बहुत सारे व्यवसाय आ रहे हैं, टेलीकॉम में, मैंने बताया इट्स ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन पूरा वर्ल्ड, इंडिया नहीं पूरा दुनिया। कैसे आप देख लीजिए, टेलीकॉम आया, लाखों नौकरियां लाया, ब्रॉडकास्टिंग आई, एफएम, लाखों नौकरियां लाई, रेलवे के अंदर नई पटरियां, नए काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा है, लाखों नौकरियां आई, करोड़ों चीजें टेक्नोलॉजी ड्रिवन करनी है साहब। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आप देखिए, टेक्नोलॉजी हल्की सी बदलती है, जो नहीं चल पाता है उसके साथ वो चला जाता है, जो चल गया वो निकल जाता है। तो स्किल चाहिए ना साहब। जो टेक्नोलॉजी आने वाली है वो मैंने आपको बताया, टेलीकॉम के अंदर अब 5G आने वाला है, 6G, 5G लॉन्च हो चुका है, लेकिन पूरा फुल वे में रेवोल्यूशन आने वाला है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर। 6G हम लॉन्च करने जा रहे हैं। रेलवे के अंदर बहुत सारी जितनी मेट्रो, मेट्रो के अलावा मोनो रेल, बुलेट ट्रेन, और मैं कहूँगा बुलेट ट्रेन तो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, लेकिन आप देखिए जो रफ्तार बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए स्किल चाहिए ना। तो स्किल चाहिए तो काम चाहिए, तो काम चाहिए तो फिर रोजगार चाहिए, तो रोजगार सृजित होगा। भारत क्यों सोने की चिड़िया था? क्योंकि हम नौकरियां देते थे। भारत का एक गांव का जो छोटा सा व्यापारी था, जो खाली कुल्हड़ बना रहा है, वो भी नौकरियां देता था, एक नौकर रखता था। भारत का तो रग रग में व्यापार था, भारत के रग रग में स्वरोजगार था। हमें स्वरोजगार की ही तरफ जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा आपने बताया। इसीलिए मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूँ कि हमारे पास आते रहा कीजिए इसी तरीके की एजुकेशनल बात करने के लिए, हमारे यहाँ के ऑडियंस को अपग्रेड करने के लिए। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इंडिया की जनसंख्या 140 करोड़ से ज़्यादा है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सभी को सरकारी नौकरियां या प्राइवेट नौकरियां मिल जाएं, या जो सरकारी स्कूल्स कॉलेजेस को हम किस तरीके से क्या स्किल्स दे सकते हैं एक गांव में अंदर, हम ऐसी कौन सी स्किल्स दे सकते हैं कि जो लोग अपने पर्टिकुलर स्वरोजगार जिसे हम कह सकते हैं स्वरोजगार उत्पन्न कर सकें, खुद के अलावा औरों को भी रोजगार दे सकें। हम ऐसा क्या कर सकते हैं, आप बताइए। जब मैं 20 और 25 साल में हर गांव, हर टीयर 2 सिटी, मेट्रो सिटीज के अंदर हम लोग घूमे, पूरी टीम ने वर्क किया इस पे, तो सर्वे में हमने देखा कि हर बच्चे के अंदर खुद की स्किल होती है। जैसे किसी के अंदर बोलने की स्किल होती है, किसी के अंदर सिलाई की स्किल होती है, किसी के अंदर खूबसूरत दिखने की स्किल होती है, किसी के अंदर खूबसूरत बनाने की स्किल होती है, किसी के अंदर टेक्निकल स्किल होती है, किसी के अंदर नॉन टेक्निकल स्किल होती है। लेकिन इन सब स्किल्स में डिजिटलाइजेशन जरूरी है। तो मेरा अपना मानना है कि हर गांव को डिजिटल करना है, स्किल अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। और स्किल को हम बच्चे से निकालें, स्किल को थोपे नहीं। यदि आपके अंदर बोलने की स्किल है, गो फॉर एंकरिंग। यदि आपके अंदर स्किल है कि आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, गो फॉर मार्केटिंग। यदि आपके अंदर अच्छी स्किल है कि आप स्टिचिंग कर सकते हैं, गो फॉर दैट। यदि आप दूसरों को खूबसूरत बना सकते हैं, गो फॉर ब्यूटिशियन। बाकी अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं,
डिजिटल रेवोल्यूशन होगा तो ये लोग ऑनलाइन ही ट्रेनिंग ले लेंगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो सरकार और जो भारत के विभिन्न राज्यों की सरकार है और कॉरपोरेट है वो फ्री में भी कराती हैं, तो वो कहाँ से पता लगेगी साहब? डिजिटलाइजेशन से, रेवोल्यूशन से। अब हमारा यूथ तो पूरे दिन रील देख रहा है, सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, कहाँ से मालूम करेगा? तो मैं कहता हूँ कि इस तरीके के पॉडकास्ट होने चाहिए। और नेक्स्ट टाइम आप कोशिश कीजिए, मैं खुद, जो मेरे मित्र हैं साइंटिस्ट्स हैं, बहुत साइंटिस्ट जी, साइंटिस्ट ही, और जिन्होंने स्किलिंग में काम किया है, ऐसे ग्रामीण स्तर पे काम करने वाले लोग, उनका पॉडकास्ट लॉन्च कीजिए। और मेरी अपनी इच्छा है कि ये जो स्किल रेवोल्यूशन की व्योम की एक परियोजना है कि ग्रीन, वाइट और अब स्किल रेवोल्यूशन होगा, तो तभी हम सोने की चिड़िया कहने में अच्छा लगता है, पर क्यों थे? क्योंकि हम स्वरोजगार करते थे। हमारे गांव के अंदर स्वरोजगार था, हम सबसे पहले व्यापारी थे, वी आर द ट्रेडर्स। हम ट्रेडिंग में भी महान थे, हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते थे साहब। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया। इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि अब आपको व्योम की पाठशाला चैनल के ऊपर सभी एजुकेशनल कोर्सेज और जो एमर्जिंग स्किल्स हैं, जिस प्रकार से आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इस तरीके के कोर्स उपलब्ध किए जाएंगे। इनमें से ज़्यादातर कोर्सेज जो टेक्निकल होंगे, नॉन टेक्निकल होंगे, सभी तरीके के कोर्सेज आपको यूट्यूब इसी चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जो हाई एंड कोर्सेज हैं जिनके लिए R&D लैब्स वगैरह की यूज़ होती है या बहुत प्रॉपर फैकल्टीज जो आती हैं, उसके लिए जो पेड कोर्सेज हैं वो हमारी वेबसाइट पर लॉन्च होंगे। इसके अलावा स्किल इंडिया पोर्टल, जैसा सर ने आपको बताया अभी, आप स्किल इंडिया पोर्टल पर भी जा सकते हैं। ये भारत सरकार का एक पोर्टल है, सिद्ध स्किल इंडिया डिजिटल हब, जहाँ पर आप जाके अपनी नई नई स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। इसके अंदर सभी प्रकार की स्किल्स आपको मिल जाएंगी। इवन व्योम की पाठशाला चैनल पर आपको हर दिन कोई नई चीज़ आपको दिखने को मिलती है, चाहे वो मॉर्निंग मंत्रा हो, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे वो एजुकेशनल वीडियोस हो। अब मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में व्योम की पाठशाला चैनल के ऊपर हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम टेक्निकल स्किल्स जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, C++ और भी बहुत सारी चीज़ें हम लॉन्च करेंगे। कपिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए